रहीमदास जी ने तो बहुत पहले ही कहा था, लेकिन लोग अभी तक समझ नहीं पाए। रहीमदास जी ने कहा था कि रहीमन मन की बात को मन में रखिए गोय, सुन इठलइहें लोग सब, बाँट न लइहें कोय। यानी कि अगर आपके मन की कोई व्यथा है तो उसे आप अपने मन में ही रखें, क्योंकि दुनिया सिर्फ़ आपकी व्यथा को सुनकर आनंद लेने वाली है, कोई उसे शेयर नहीं करने वाला है। वैसे भी दुनिया फ्रेंड्स बहुत ही अजीब है। जिस भगवान को ये मानती है, अगर उसकी मूर्ति भी खंडित हो जाए तो लोग उनकी मूर्ति को भी घर के बाहर निकाल देते हैं। तो आपको फिर ये एक उम्मीद कैसे रहती है कि जब आप अपने टूटने की कहानी दुनिया को सुनाएँगे तो दुनिया आपके साथ सिम्पैथी बरतेगी। सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पर मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन लोग टूटे दिल की शायरी और अपनी कहानियाँ शेयर करते रहते हैं, और ये चीज़ें आपको और नीचे ही ले जाती हैं, ऊपर नहीं। तो आगे से इस बात का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो बनी ही रहेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में। आज 20 अप्रैल है और शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। और आज कोई 69,000 के बारे में कोई ख़ास अपडेट नहीं है हमारे पास। सूचना बस इतनी प्राप्त हो रही है कि 24 अप्रैल तक सरकार जो है डबल बेंच जाने की तैयारी कर रही है, और इसके बारे में उसकी तैयारियाँ लगभग कंप्लीट भी हो चुकी हैं। फिलहाल फ्रेंड्स कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार डबल बेंच जाएगी तो वो हारेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ सरकार के द्वारा लगाई गई है, कट ऑफ या तो वही रहेगी या फिर कट ऑफ में अगर परिवर्तन हुआ तो कम से कम वो 40-45 ना होकर शून्य पे आ सकती है। हालांकि शून्य पे कट ऑफ रहने की कोई भी संभावना नहीं है। मुमकिन है कि ये जो कट ऑफ है वो 60-65 फिर से हो जाए, या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। जो कुछ भी होगा इस समय के अधीन है। और इसी के साथ एक न्यूज़ ये भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि बीएड को लेकर लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। भी लोगों को ये लगता है कि बीएड के खिलाफ जो याचिकाएँ पड़ रही हैं, उससे बीएड को प्राथमिक स्तर से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा, या फिर अगर गवर्नमेंट बदल गई तो फिर ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर गवर्नमेंट बदल गई तो बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए? तो इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो बीएड वालों को निश्चिंत रहना चाहिए, और आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं बीएड वालों के लेवल की, उसकी तैयारी में उन्हें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर खबर ये है कि चाहे मतलब कि कर्मचारी, महिला कर्मचारी अस्थायी हों, अस्थायी हों, तदर्थ हों, संविदा पर हों, ऐसी सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलता है। और इस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार किसी के साथ विभेद नहीं कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पढ़िया ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गवाली बिजनौर में कार्यरत अनुदेशक अंशु रानी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। देखिए ये लोग याचिकाएं डालते हैं, इन याचिकाओं के दम पर नियमावली बदल जाती है, तो ये ऐतिहासिक फैसले होते हैं। तो नाम तो कम से कम आपको याद रहना ही चाहिए। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि वह याची को 6 माह की मातृत्व छुट्टी दें, और बीएससी ने याची को केवल 90 दिन की छुट्टी स्वीकृत की थी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। महिलाएं जो कि इस प्रकार जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं, तो इस अवस्था में जब वो मातृत्व को प्राप्त करने वाली होती हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है स्कूल कॉलेज या फिर वर्क प्लेस पे अपनी उपस्थिति बनाए रखना, जिम्मेदारियों को, अतिरिक्त जिम्मेदारियों को वहन करना। तो इसके संदर्भ में अब उन्हें 6 महीने के मातृत्व का अवकाश भी है। और यहाँ पर एक अच्छी बात और भी है कि सरकारी अस्थायी महिला कर्मचारी को 18 साल से कम आयु के बच्चे की देखभाल के लिए 730 दिन के अवकाश पाने का भी अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान सभी को समान अधिकार देता है और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद करने पर रोक लगाता है। तो महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2018 में एक आदेश आया था उत्तर प्रदेश सरकार का, और कहा गया था कि जिन परिसर में प्राथमिक स्तर और जूनियर लेवल के जो परिषदीय विद्यालय हैं संचालित हो रहे हैं, तो उनका विलय कर दिया जाए। तो इससे जो वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अब उनके मन में इस बात का भय है कि जो उनके वरिष्ठ हैं या फिर उनके जो दोस्त वगैरह हैं, उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो दूर हो सकता है, और इसी के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों का निर्वहन भी उन्हें करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस बात को लेकर जो स्टाफ़ है वो काफ़ी घबरा गया है, और उन्होंने शासनादेश जो जारी हुआ है उस पर अमल की जगह
मामले को शिक्षक जो हैं वो कोर्ट में ले गए हैं। हालांकि लखनऊ खंडपीठ शासन के तर्कों से सहमत होकर अपना फैसला भी सुना चुकी है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी इसकी सुनवाई चल रही है। प्रदेश सरकार ने निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुरूप 22 नवंबर 2018 को संलयन का आदेश जारी किया था। शासनादेश में कहा गया था कि जो उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्कूल एक ही परिसर में हैं तो उनका संलयन होगा। तो ये पूरा मैटर था, लेकिन अभी इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। मिड डे मील व अन्य प्रशासनिक कार्यों का जो दायित्व होगा वह उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हाथ रहेगा और अलग कक्ष निर्माण आदि इसमें प्रस्तावित है। फिलहाल फ्रेंड्स, शासन ने एकीकरण वाले स्कूलों के संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए हैं और उसी के बाद से शिक्षकों का एक समूह इसका विरोध कर रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। तो देखते हैं कि अब आगे इसमें क्या होना है। और आपको याद होगा फ्रेंड्स कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की थी जिसको सीईटी कहा गया था, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एक परीक्षा का आयोजन सीईटी के अंतर्गत किया जाना था और इस परीक्षा में सभी जितने भी कैंडिडेट उत्तीर्ण होते हैं उनको एक इंडिविजुअल जो है स्कोर कार्ड जारी किया जाना था और इस स्कोर कार्ड के आधार पर ग्रुप बी, बैंक, रेलवे और अन्य पदों पर भर्ती के लिए उन्हें जो बुलाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आईबीपीएस अपनी परीक्षा का आयोजन करता है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये मामला जो था वो सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहा, अभी इसे वास्तविकता में परिणित नहीं किया जा सका है। और अब यहाँ पर खबर ये निकल के आ रही है कि अब जो अगली सरकार बनेगी वो सरकार ही इस पर डिसाइड करेगी कि सीईटी का क्या भविष्य होगा। तो अभी तो आपको इंतजार करना होगा। वैसे फ्रेंड्स, अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो ये बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था होगी और इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों का भला होगा। आप बार बार की परीक्षाओं में अपना जो है जो धन अपव्यय करते हैं और समय आपका अपव्यय होता है, उससे आप बच सकेंगे। और एक बार अगर आप बेहतर स्कोर कार्ड ले आते हैं तो वायरस टाइप के जो यहाँ पर क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो अच्छी चीज़ है ये और मैं तो चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि जो लोग प्राचार्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, इसी के साथ साथ आगामी जो परीक्षाएं होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, वो लोग भी अब माइनस मार्किंग के लिए तैयार हो जाएं। अभी तक माइनस मार्किंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब माइनस मार्किंग की तैयारी भी यूपीएससी कर रहा है। हालांकि अभी प्राचार्य भर्ती जिसमें कुल मिला के 290 पद हैं, उसके लिए जो है 17 मई तक आवेदन किया जाना है। 17 मई है कि हाँ, ऐसे ही कोई डेट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 17 मई तक आवेदन किया जाना है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कब तक आवेदन करना है अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो। हालांकि पहले 17 अप्रैल तक, सॉरी देखिए, पहले ये जो डेट थी वो 17 अप्रैल तक थी। ठीक है, 17 अप्रैल को लास्ट डेट थी और बाद में इसे बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है, यानी कि 25 मई तक प्राचार्य भर्ती में लोग आवेदन कर सकेंगे। 290 पद हैं कुल। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी और 20 अंक का इंटरव्यू होगा और इसी में माइनस मार्किंग भी रहेगा। और एक बात और भी है कि इसका जो पहला खंड होता है उसमें लगभग 30 प्रश्न होते हैं जो कि जीएस पर होते हैं और बाकी के जो 70 प्रश्न होते हैं वो आपके विषयगत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अब बात करते हैं यहाँ पर 28 तक भरे जाएंगे पीएचडी कोर्स वर्क के परीक्षा फार्म। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने पीएचडी की कोर्स वर्क परीक्षा के फार्म भरने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल घोषित की है। शोध समन्वयक प्रोफेसर ब्रजेश त्रिपाठी ने सभी समन्वयकों को निर्धारित तिथि में फार्म भराने के निर्देश दिए हैं। तो शोध समन्वयक प्रोफेसर ब्रजेश त्रिपाठी ने कहा है कि इस बार कोर्स वर्ष के परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। यह फार्म 28 अप्रैल तक भरा जाना है। तो यह एक सूचना है रुहेलखंड विश्वविद्यालय के लिए और जो लोग इसे जमा करना चाहते हैं वो 200 रुपये शुल्क भी के साथ इसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, आजमगढ़ में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं प्रसिद्ध स्कूलों में, वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो समय सीमा है, यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण जो विद्यालय का समय है वो बदल दिया जाए। अभी तक आजमगढ़ में 8 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाई चल रही है प्रसिद्ध स्कूलों में, जिसे शिक्षकों ने मांग की है कि गर्मी ज़्यादा है और इस वजह से अब इसे बदल कर 7 बजे से 11 बजे तक कर दिया जाए। फिलहाल ये मांग रखी गई है और ये कहा गया है कि जो पड़ोसी जनपद हैं लाइक एज मिर्ज़ापुर वगैरह, वहाँ पर विद्यालयों का समय परिवर्तन भी किया गया है। तो इसको संदर्भ में रखते हुए ये जो एक एप्लीकेशन जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एंट्रेंस जो होने वाला है तो उसमें लगभग 20,000 आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि कुल लगभग 92,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है और अभी उसमें 20,000 कंप्लीट हो चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो है कुल LLB BA LLB में प्रवेश के लिए भी 8,371 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन और 13,693 अभ्यर्थियों ने आवेदन। क्रेट में प्रवेश के लिए 3,153 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन और 749 अभ्यर्थियों ने आवेदन। और PG में प्रवेश के लिए 14,788 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन और 2,941 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो ये आंकड़ा है इस बार अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आवाज़ बदली हुई लग रही होगी आपको थोड़ी सी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।